आप क्या बोले थे इकोनॉमिक्स के बारे में ना? इकोनॉमिक्स में देखिए क्या जो बीपीएससी का जो क्वेश्चन है, ये पेन का है, तो देखिए यहाँ पे सही है, हिस्ट्री और करेंट, समझे, बता रहे हैं इकोनॉमिक्स की जो अब बात कर रहे हैं। देखिए इकोनॉमिक्स बीपीएससी में ट्रेडिशनल जो होता है बहुत कम होता है। आप लोग क्वेश्चन देखिए, पहले ट्रेडिशनल पूछता था, लेकिन अब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछता है तो करेंट से रिलेटेड। और आप लोग इतना श्योर है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर देखा है इकोनॉमिक्स से तो सिर्फ करेंट से रिलेटेड यहाँ से 10 क्वेश्चन करेंगे और 5 क्वेश्चन ही आपको ट्रेडिशनल पूछेंगे। अगर आप करंट ठीक से देख ले रहे हैं तो आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन भी उसी में क्लियर होगा। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सेक्शन में आप लोगों को क्या देखना होगा, बजट, बजट देख लीजिए, और यहाँ पे बिहार का और प्लस इंडिया का दोनों का देख लीजिए बजट। और यहाँ पे आर्थिक जो समीक्षा आता है, आर्थिक समीक्षा, ये दोनों का ये देख लीजिए। आप यहाँ पे देख लीजिए तो इकोनॉमिक्स के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक्स के पीछे का सेट बना लीजिएगा, ये हो जाएगा, समझे। लेकिन ये दोनों चीज आपको देखना बहुत जरूरी है। आप लोग हाँ, यहाँ पे हो गया आपका कंफ्यूजन हो गया कि आप लोगों को पहले पेपर दिसंबर में था, दिसंबर में था, दिसंबर में था, तो दिसंबर में होता तो आप लोग को सिर्फ 21 का देखना पड़ता। पेपर हो रहा है 8 मई को। अब मान लीजिए कि पेपर अब सेट हुआ होगा तो ज्यादा संभावना है कि 22 भी पूछ दे, तो आप लोग के लिए टफ हो गया कि दोनों देखना होगा। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग को जो कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है, तो आप लोग जो भी डाटा बनाइए ऐसे 2021 और 2022 करके बनाइए, समझे। एकदम सामने सामने लिखिए डाटा, डाटा सामने सामने लिखिए। नो डाउट यहाँ पे कंफ्यूज होइएगा तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस देखिए और प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन को देखते रहिए। लेकिन आप लोग को ये करना होगा, बिल्कुल। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग समझे ना, आप यहाँ से वो देख लीजिएगा। और मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी बुक है, तो यहाँ पे ज्यादा टेक्स्ट बुक के लिए दौड़ना नहीं, आप लोग को ये देख लीजिएगा। लेकिन आप लोग ये चीज बजट और आर्थिक समीक्षा देख लीजिएगा, और साथ में यहाँ पे क्या देख लीजिएगा, इसी सेक्शन में आएगा, इकोनॉमिक्स में भी आ जाएगा, जो भी मतलब बिहार गवर्नमेंट की जो भी योजना है वो भी देख लीजिएगा। जैसे फिलहाल जो आई आपको सात नीचे 2.0 आया ना, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वो पूछ सकता है कि इसमें कौन है या कौन नहीं है, वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए, कल कहां तक रहे थे? T20 वर्ल्ड कप पूरा करा दिए थे, T20 वर्ल्ड कप आप लोग का कल करा दिए थे। पर्सनालिटी से क्वेश्चन एक है, आप लोग को पता होना चाहिए। एजाज पटेल का नाम सुने हैं? क्यों चर्चा में एजाज पटेल? कहाँ का क्रिकेटर है ये? कहाँ का? न्यूजीलैंड का एजाज पटेल, न्यूजीलैंड का है। और क्या जानते हैं किनके विरुद्ध 10 विकेट लिया? किसके विरुद्ध 10 विकेट लिया इन्होंने? इंडिया के विरुद्ध। कितने नंबर के हैं ये? पहला कौन थे? नहीं, ये तीसरे प्लेयर है। एजाज पटेल जो है टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले ये तीसरे प्लेयर है, तीसरे हैं। पहला कौन है? जिम लेकर। कहाँ के हैं प्लेयर ये? जिम लेकर कहाँ के हैं? गुड, इंग्लैंड, इंग्लैंड के हैं जिम लेकर, पहला है ये। दूसरा प्लेयर कौन है 10 विकेट लेने वाला टेस्ट में? अनिल कुंबले, अनिल कुंबले। और ये एजाज पटेल तीसरा है। इसलिए खेल से इस पर्सनालिटी को जानना जरूरी है, एजाज पटेल को। टेस्ट के पहली पारी में लिए थे ये, मुंबई टेस्ट के पहली पारी में। किस टेस्ट में? मुंबई टेस्ट, पूछ सकता है मुंबई टेस्ट। हाँ, चंदन बीन का मुंबई में हुआ था। मुंबई टेस्ट के दूसरी पारी में नहीं हुआ था। क्वेश्चन कब बना देगा? दूसरी पारी देखे, पहली पारी में।
बात यहाँ पे एक क्वेश्चन की हो रही है। हमारे क्लास का मेन ये है कि एक क्वेश्चन से जो छूटता है रिजल्ट वो नहीं छूटेगा। और ये पढ़िएगा पहली पारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। आप लोग को ये बताना है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि 2025 में आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी कहां पे होगा? आईसीसी का चैंपियन ट्रॉफी सही है। कब होगा? 2025 में होगा। कहां पे होगा? पाकिस्तान में। याद रखिएगा, ऑप्शन से मत कीजिएगा कंफ्यूज। आईसीसी का चैंपियन ट्रॉफी कब होगा? 2025 में होगा और पाकिस्तान में होगा। अगला क्वेश्चन लिखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के किस महिला, मणिपुर पूछ सकता है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। मणिपुर की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में जनजातीय म्यूजियम की आधारशिला रखी है। कहाँ की है ये याद रखिएगा। मणिपुर की है। इन्हीं के जनजातीय म्यूजियम की आधारशिला रखी है। ये बहुत ही बिल्कुल आप बता दीजिएगा, इसलिए कि बहुत फेमस है और आपको हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है। हिस्ट्री में भी इनका ये नाम आता है। हाँ, और चर्चा में लिखे रानी गेंदलियू। मणिपुर की है ये। और स्वतंत्रता संघर्ष में इनके बारे में आपको पता होगा कि ये जेल में थी। देश की आजादी के बाद इनको रिहा किया गया। रानी गेंदलियू मणिपुर जनजातीय म्यूजियम के आधारशिला भी कर सकता है क्वेश्चन। जनजातीय म्यूजियम के आधारशिला कहाँ रखी गई है? मणिपुर में। किन पे? रानी गेंदलियू के इन्हीं के स्मृति में रखा गया था, रानी गेंदलियू के। अगला बताइए क्वेश्चन। नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक, सतत विकास लक्ष्य शहरी, ये याद है, शहरी सूचकांक सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? 2021-22 जारी किया जाता है। ये नीति आयोग द्वारा, नीति आयोग जारी करता है। पूछ देगा क्वेश्चन देके, नीति आयोग ये जारी करता है। आप बताइए कि इसमें प्रथम स्थान किस शहर का था? ये दूसरा चीज है, स्टेट नहीं है ये। क्या? हाँ, वो दूसरा क्वेश्चन था जो लिखवाए थे। सतत विकास शहरी भारत सूचकांक है ये। शहरी भारत सूचकांक, ये स्टेट नहीं है, शहरी भारत। हाँ, शहरी भारत, इसीलिए इसको हम कर दिए। ये क्वेश्चन कर दे। ये कौन करता है? नीति आयोग करता है शहरी भारत सूचकांक। लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। एक फैक्ट तो नीति आयोग जारी करता है, दूसरा लिखिए शिमला। इसमें शिमला पहला है। शिमला, कोयम्बटूर, लिख लीजिए शिमला, कोयम्बटूर। और शिमला कहाँ है? चंडीगढ़। और कोयम्बटूर कहाँ है? सही। और ये तो केंद्र शासित है, राजधानी है। कहाँ का है? पंजाब और हरियाणा।
पंजाब हरियाणा दोनों का। तो ये अगर है क्वेश्चन सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक, ये 21-22 डाटा देख लीजिएगा। जारी कौन करता है? नीति आयोग करता है जारी। पहला नंबर पे कौन शहर है? शिमला। दूसरा पे कोयम्बटूर। तीसरा पे चंडीगढ़। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? जनजातीय गौरव दिवस पहली बार मनाया गया आपकी बार। जनजातीय गौरव दिवस ये फैक्ट बन जाएगा कि जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? आया है तो हो सकता है दिवस में पूछ देंगे ही, जनजातीय गौरव दिवस। हो सकता है कि क्वेश्चन रहता है ना एक हमेशा दिवस से रहता है, तो हो सकता है आप लोग को दे दे यही क्वेश्चन। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नहीं देंगे आप लोग को, लिखवा दे रहे हैं 15 नवंबर को। 15 नवंबर को क्या है? किसका जन्मदिन है? बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। उन्हीं को लेकर जनजातीय गौरव दिवस ये मनाया जा रहा है 15। हाँ, किस पर्सनालिटी को लेकर तो लिख लीजिएगा, बिरसा मुंडा को लेकर। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा जी हैं। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर बिरसा मुंडा को, बिरसा मुंडा के स्मृति में। अच्छा, पुस्तक का नाम लिखिए 10 फ्लैश पॉइंट 10 ईयर्स। 10 फ्लैश पॉइंट 10 फ्लैश पॉइंट 10 फ्लैश पॉइंट 10 ईयर्स, ये बुक का नाम है। एक क्वेश्चन रहता है बीपीएससी बुक से, एक रहता है क्वेश्चन ज्यादातर ये बताइए कि 10 फ्लैश पॉइंट 10 ईयर्स बुक का राइटर कौन है? 10 फ्लैश पॉइंट 10 ईयर्स, ये है मनीष तिवारी। मनीष तिवारी कौन है? कांग्रेस के सांसद हैं मनीष तिवारी। उन्हीं की बुक है ये 10 फ्लैश पॉइंट 10 ईयर्स, लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन लिखिए कि एक राष्ट्र एक विधायी प्लेटफॉर्म, एक राष्ट्र एक विधायी प्लेटफॉर्म, एक राष्ट्र एक विधायी, एक राष्ट्र एक विधायी प्लेटफॉर्म, इसकी अवधारणा किसने जारी की? इसकी अवधारणा, अवधारणा देखिए क्वेश्चन कि एक राष्ट्र एक विधायी प्लेटफॉर्म की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? एक राष्ट्र एक विधायी प्लेटफॉर्म। लिख, ऑप्शन में था, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन में था राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। एक ऑप्शन में था, एक ऑप्शन था लोकसभा स्पीकर, और मतलब कि लोकसभा स्पीकर क्या नाम है उनका? ओम बिरला। ओम बिरला है, वो था ऑप्शन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम आप लोग लाए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी की ये अवधारणा है। ये अवधारणा एक राष्ट्र एक विधायी प्लेटफॉर्म की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? लोकसभा से आएगा, चाहे आप लोग को राष्ट्रपति का आएगा नाम, उपराष्ट्रपति का तो दिमाग वहां पे चल जाता है जैसे विधायी बात आता है, लेकिन नहीं। और निगेटिव नहीं है तो आप लोग इसको ये ले सकते हैं रिस्क, लेकिन जहाँ पे निगेटिव होता है, जैसे आपको यूपीएससी में निगेटिव होता है 1/3, तो आप लोग वहां पे रिस्क नहीं ले सकते हैं। और वहां पे ले सकते हैं, आपको 2 पता है कि 2 बिल्कुल नहीं होगा, आप लोग 2 में कंफ्यूज है, तो आप वहां पे 1/3 में ले सकते हैं। अगला लिखिए क्वेश्चन, एक क्रॉस ACROSS, ACR लिख लीजिए ठीक से, ACROSS, एक क्रॉस किस मंत्रालय की अम्ब्रेला योजना है? किस मंत्रालय की अम्ब्रेला योजना है? वैसे आप लोग इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, एक क्रॉस का फुल फॉर्म क्या होता है?
ये किस मंत्रालय की, किस मंत्रालय की, किस मंत्रालय की अम्ब्रेला योजना है? हाँ, अम्ब्रेला योजना। क्या बोल रहे हैं मित्र? मंत्रालय की एक रोज का हो सकता है कि आप लोग से ये पूछ दें, उसका फुल फॉर्म लिख लीजिए क्या होता है। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च, मिडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। मिडलिंग, MEDELLING, ऑब्जर्विंग, मिडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज, रिसर्च मिडलिंग, MEDELLING, ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज, सिस्टम एंड सर्विसेज किस मंत्रालय की अम्ब्रेला योजना है? ऑप्शन दे रहे हैं, आप लोग बनाइए। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, अच्छा क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं। वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता ये मंत्रालय। और अंतरिक्ष विभाग, अंतरिक्ष विभाग एक्रॉस किस मंत्रालय का अम्ब्रेला योजना है? अंतरिक्ष विभाग। पृथ्वी विज्ञान, कोई नहीं, एक से अधिक, एक से अधिक। बनाइए इस क्वेश्चन को। एक्रॉस किस मंत्रालय की अम्ब्रेला योजना है? कौन सा होगा इसका आंसर? सही होगा पृथ्वी विज्ञान। एक्रॉस योजना पृथ्वी विज्ञान की योजना है। पृथ्वी विज्ञान एक्रॉस योजना किस मंत्रालय की अम्ब्रेला योजना है? ओ स्मार्ट, ओ स्मार्ट, ओ स्मार्ट नामक योजना का संबंध किससे है? ओ स्मार्ट नामक योजना का, नामक योजना का संबंध पता है सबको? ओ स्मार्ट नामक योजना का संबंध किससे है? ओ स्मार्ट का मतलब, पहले आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये सब क्वेश्चन यूपी स्टेट का है, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम लाए आप लोग के लिए। ऑप्शन लिखे वन एवं वनस्पतियां। ओ स्मार्ट नामक योजना का संबंध किससे, किससे रिलेशन इसका है? वन एवं वनस्पतियां, वन एवं वनस्पतियां। ओ स्मार्ट, वन एवं वनस्पतियां। अंतरिक्ष मानव संसाधन विभाग, अंतरिक्ष मानव संसाधन, मानव संसाधन विकास। किसका? इसका फुल फॉर्म लिखवा दे रहे हैं, क्वेश्चन बना लीजिए पहले आप लोग। मानव संसाधन विभाग, समुद्र महासागर, महासागर, समुद्र महासागर विभाग। और ये कोई नहीं, कोई नहीं
एक शेयर थे। अच्छा क्वेश्चन है, ओ स्मार्ट, बताइए आप लोग। सबसे पहले ये ओ स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तब तो क्लियर हो जाएगा। ओ स्मार्ट का जैसे फुल फॉर्म पता हो जाए एकदम आंसर क्लियर हो जाएगा। और वो फुल फॉर्म पूछ सकता है और फुल फॉर्म नहीं पूछ सकता है कि इस योजना का संबंध किससे है। इस योजना का संबंध समुद्र एवं महासागर से है। समुद्र एवं महासागर से है वो स्मार्ट योजना। वो स्मार्ट योजना का फुल फॉर्म लिख लीजिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है, लिख लीजिए। ओशन सर्विसेज, ओशन सर्विसेज मॉडलिंग, ओशन सर्विसेज मॉडलिंग application, ocean services modeling application, resources and technology। application, resources and technology। पूछेगा तो बन जाएगा, गलत तो सवाल ही नहीं बनने का। हाँ पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, और मेरे ख्याल से कैसे प्रैक्टिस सेट में भी है, इसलिए। अच्छा तो सब में दिया ये। क्वेश्चन लिखिए अगला। नवंबर 2021 को, नवंबर 2021, नवंबर 2021 को जानना चाहिए कब हुआ था कि नवंबर 2021 को आपदा प्रबंधन पर 5वां कांग्रेस, आपदा प्रबंधन प्रबंधन पर, आपदा प्रबंधन से रहता है ना क्वेश्चन, सम्मेलन से लिखिए। नवंबर 2021 को आपदा प्रबंधन पर 5वां कांग्रेस का आयोजन, आपदा प्रबंधन पर 5वां कांग्रेस का आयोजन, कांग्रेस बोला जाता है उसको, कांग्रेस का आयोजन, कांग्रेस बोला जाता है उसको, पूरा वर्ल्ड शामिल होता है कांग्रेस। नवंबर 2021 को आपदा प्रबंधन पर 5वां कांग्रेस का आयोजन कहाँ था? टोक्यो, बनाइए आप लोग, टोक्यो आपदा प्रबंधन है ना। ये पर्थ, पर्थ कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। टोक्यो कहाँ पड़ता है? सीरो, डी जेनेवा, और ये सेट नहीं मिला है, कोई नहीं, सेट नहीं मिला ये क्वेश्चन, कोई नहीं, एक से एक से इस तरह ही होगा। नवंबर 2021 को आपदा प्रबंधन और 5वां कांग्रेस का सम्मेलन, 5वां कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि ये जो सम्मेलन हुआ था, बड़ी बात है कि आपदा प्रबंधन पे वैश्विक सम्मेलन है ये जो होता है, और ये सम्मेलन न्यू दिल्ली में हुआ था, इसीलिए ये होगा। ऐसे पूछे तो भारत में हुआ था, ये भारत में हुआ था सम्मेलन। आपदा प्रबंधन का 5वां कांग्रेस का आयोजन ये हुआ था न्यू दिल्ली। अच्छा अच्छा, वो समझिए, अच्छा तुक्का सही लग गया। नहीं, तुक्का लगाने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए तुक्का लगाने के लिए आपको दिमाग दौड़ाना पड़ता है। और देखिए तुक्का तो सब लगाता है, लेकिन उसका ज्यादा सही होता है जो दिमाग दौड़ा कर तुक्का लगाता है। इंटरव्यू के हम मॉक में थे,
देखिए बता रहे हैं, इंटरव्यू के हम मॉक में थे 66 और 65 में। इंटरव्यू के मॉक में एक लड़की से क्वेश्चन किए थे, जो क्वेश्चन हम किए थे वही क्वेश्चन पुट किया, एकदम सेम क्वेश्चन। लड़की पटना के रहने वाली थी। लड़की से मेरा क्वेश्चन था कि आप बताइए कि पटना किस नदी से घिरा हुआ है। हाँ, चौहद्दी बताइए। तो ये है कि आपको पश्चिम में कौन पड़ जाता है, उत्तर में कौन पड़ जाता है, गंगा। गंगा। और ये पुनपुन जो है, हाँ ये जो है पुनपुन, तो ये पूछे तो क्वेश्चन उस लड़की को पता नहीं था क्या है, वो क्वेश्चन सेम ही पूछ दिया था। उस क्वेश्चन का आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, बीपीएस मिल जाएगा इंटरव्यू नहीं क्वेश्चन। तो आप पटना डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, तो आपको खास उसका ऑप्शन ज्योग्राफी था, इसलिए पूछते थे। और एक क्वेश्चन हमारे मित्र से पूछा था, जो कि क्वेश्चन बहुत बार किया रिपीट, जो कि वो सिलेक्टेड है, इस सारे में पोस्टेड है। वो पूछा था गंगा नदी, वैसे बीपीएससी का भी पीटी का इफेक्ट है, ज्योग्राफी से आप लोगों को होना चाहिए पता कि गंगा नदी बिहार में किस जिले से गुजरती है। हाँ, बिहार में कितने जिलों से गुजरती है, जिलों का नाम। ये चीज था, ये क्वेश्चन इंटरव्यू का क्वेश्चन इफेक्ट होता है। ये क्वेश्चन, ये सब जो चीज है आप लोग को पता होना चाहिए इंटरव्यू के लिए भी, हाँ, और आप लोग को पीटी के लिए भी। हाँ, 64, हाँ, बक्सर में करते हैं। हाँ। और ये है कि बिहार का आप लोग का, जो बिहार का तो मैप आप लोग पूरा देख लिए होंगे, नेपाल से कितना लगता है, बंगाल से कितना लगता है, इधर यूपी से सारा आप लोग देख लीजिएगा, झारखंड से कितना लगता है, ये सारा। हाँ। सबसे बड़ा सबसे छोटा। हाँ, और फिर आप लोग ये देख लीजिएगा कि बारिश कहाँ होता है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा कौन क्वेश्चन किया था हमसे कॉल करके, आप क्वेश्चन किए थे हमसे ना। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ तो ये सब सारा फैक्ट आप लोग ये देख लीजिएगा, ठीक। हाँ, बारिश किशनगंज में होता है, औरंगाबाद है। ये सब देखिए, यहाँ पे बिहार से पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार से देखिए मैप से क्वेश्चन रहेगा, आप लोग मैप ठीक देख लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा। गंगा नदी जो जाती है, सहायक नदी कौन कौन है ऊपर से आती है जो, ये सब भी आप देख लीजिएगा। सहायक नदी देख लीजिएगा, गंगा नदी से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो देख लीजिएगा, ये सारा देखना, ये सब आप लोग देखना पड़ेगा, इसलिए बनता है क्वेश्चन। क्या चीज, कौन सी नदी, क्या लिखा था। देखिए एक होता है क्या दो टाइप होता है क्वेश्चन। एक होता है कि बिहार की सबसे लंबी नदी होता है, ठीक, बिहार की सबसे लंबी नदी, कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, और लंबी, और एक होता है बिहार में प्रवाहित सबसे लंबी, ऐसे आप लोग। हाँ, तो क्वेश्चन आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, मैं नहीं कंफ्यूज होता है, क्वेश्चन पढ़िएगा तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। कौन सा, क्या देता है, हाँ 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 हाँ, NH 31 पहले था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, 31 पहले था। लेटेस्ट देख लीजिएगा, लेटेस्ट आंकड़ा में, इसलिए बोलते हैं बिहार का जो आर्थिक समीक्षा है उसको आर्थिक समीक्षा वाला मान होगा, आर्थिक समीक्षा में नहीं लिखा रहता है। वर्तमान में मतलब कि आर्थिक समीक्षा क्या होता है कि वर्तमान में जितना सड़क बना है, या जिस जिस आप लोग के एनएच का जो विस्तार हुआ है सारा, वहां पे किलोमीटर छात्र रहता है, वहां पे जो होगा वही वही आंकड़ा मान होगा।
हम्म, हाँ क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ 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 हम्म हम्म क्वेश्चन लेती है कल, ठीक से सेट। हाँ हाँ, आप कल लेके आइएगा, दिखाइएगा उसको, हम देख लें क्या होता है कि मेरे क्वेश्चन डिपेंड करता है। हाँ हाँ, वो आप घेर के रखिएगा उसको। ये बताइए कि लिख लीजिए कि मैसूरू घोषणा 2021 का संबंध। मैसूरू 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 घोषणा। मैसूरू घोषणा 2021 का देखिए, आप लोग जिसका भी सेट बना रहे हैं, आप लोग सेट में जहां भी आप लोग को ये कंफ्यूजन हो रहा हो, आप लोग सबसे पहले जो बिहार का आर्थिक समीक्षा है, या फिर जो भारत जो मैगजीन आता है, बिहार का आर्थिक समीक्षा या भारत का आर्थिक, आप लोग वो देख लीजिए, और वहां पे जो है वही मान होगा। विक्टोरिया में क्या दे रहा है या किसी भी सेट में क्या दे रहा है, आप लोग समझ लीजिए, उसमें ह्यूमन एरर भी हो सकता है, ठीक वहां, लेकिन जो चीज आर्थिक समीक्षा में है बिहार और भारत का, सही वही होगा। समझ जी आप लोग ऑपरेट। हम्म, मैसूरू घोषणा 2021 का संबंध किससे है। हाँ, मैसूरू घोषणा बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैसूरू घोषणा 2021 का संबंध, ये इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को आईएएस में पूछता है। आप लोग को देना सिविल सर्विस, तो एक चीज आप लोग ये कर लीजिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग दीजिएगा पेपर, तो जब भी करंट में पढ़िएगा इस टाइप का क्वेश्चन निकालिएगा। बीपीएससी में पूछ सकता है, लेकिन सिविल सर्विस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का ज्यादा संभावना होता है। और जो इसका ऑप्शन है मैसूरू घोषणा का, मैसूरू घोषणा 2021 का संबंध किससे है। भारतीय महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के समाप्ति से। पहला ऑप्शन है महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के समाप्ति से। दूसरा है महिलाओं के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के समाप्ति से। भेदभाव के समाप्ति से है ये ऑप्शन। आप लोग को रिजल्ट लेना है, अपने कंप्यूटर से आगे रहना है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति से घरेलू कार्यों में बाल बाल श्रम के उन्मूलन से। घरेलू कार्यों में, घरेलू कार्यों में बाल श्रम के उन्मूलन से, उन्मूलन से बी ऑप्शन है। तीसरा है पंचायती राज संस्थाओं द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कॉमन न्यूनतम सेवा, कॉमन कॉमन न्यूनतम सेवा, न्यूनतम सेवा उपलब्ध कराने से, उपलब्ध कराने से डी ऑप्शन है आधुनिक दास्ता के, आधुनिक दास्ता, आधुनिक दास्ता समझ रहे हैं, आधुनिक दास्ता के सभी प्रारूपों के समाप्ति से, सभी प्रारूपों के समाप्ति से। मैसूरू घोषणा पत्र किससे संबंधित है। कोई नहीं, सेट मिला था क्वेश्चन ये, एक से अधिक। मैसूरू घोषणा पत्र किससे संबंधित है। तुक्का लगाइए, तुक्का
मैसूरू घोषणा पत्र का संबंध किससे है? मैसूरू घोषणा पत्र का संबंध है, ये है पंचायती राज संस्था द्वारा, पंचायती राज संस्था द्वारा कॉमन न्यूनतम सेवा उपलब्ध कराने से मैसूरू घोषणा पत्र। ऑप्शन सी, पंचायती राज संस्था द्वारा कॉमन न्यूनतम सेवा उपलब्ध कराने से। मैसूरू, बेंगलोर, मैसूरू। मैसूर कहाँ पे है पता है? कर्नाटका में मैसूर। अच्छा, कॉप 26 में दिए गए अपने, लिखिए बताइए क्वेश्चन कि कॉप 26 में दिए गए, कॉप 26 कहाँ पे हुआ था? कॉप 26 कहाँ पे हुआ था? ग्लासगो में। ग्लासगो, ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में है ग्लासगो। ऐसे ग्लास, स्कॉटलैंड का है ब्रिटेन में, हाँ, ब्रिटेन। कॉप 26 ग्लासगो में ये हुआ था। आप लोग लिखिए, कॉप 26 में दिए गए अपने नेशनल स्टेटमेंट में, कौन दिया था नेशनल स्टेटमेंट? मोदी जी दिए थे नेशनल स्टेटमेंट। नेशनल स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट में बहुत फेमस था, 5 दिए थे, जिसको क्या बोला गया? पंचामृत, पंचामृत बोला गया इसको। जो यहाँ पे मोदी जी कॉप 26 में इनका इनका 5 इशू था, 5 सब्जेक्ट, ये भी पूछ सकता है क्या बोला गया उसको? पंचामृत बोला गया। उसी से आपसे पूछ रहे क्वेश्चन। देखिए, कॉप 26 में दिए गए अपने नेशनल स्टेटमेंट में भारत में 2030 तक, आप लोग को जो कल क्लास करवाए थे उसमें आपसे बोले थे कि जो इसका जो पांचों जो फैक्ट है, जो जिसको पंचामृत बोला गया, पांचों फैक्ट से एक एक बनेगा क्वेश्चन, सीधे एक भी क्वेश्चन बन जाएगा, और जो पांचों फैक्ट से एक एक क्वेश्चन बन रहा है। आप लोग को आपको बताए भी थे कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वहीं से क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखिए वहीं से क्वेश्चन है। एक ही फैक्ट से क्वेश्चन है, पंचामृत के एक फैक्ट से, कि 2030 तक, स्टेटमेंट भारत में 2030 तक, क्वेश्चन है कि 2030 तक आप लोग बताना होगा कि 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा का, अपनी गैर जीवाश्म उष्मा का, जिसको बोलते हैं कि नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को कितना कम करने की प्रतिबद्धता की है। 2030 तक कितना कम करने की प्रतिबद्धता मोदी जी ने व्यक्त की है, कितना कम करना है 2030 तक, 2030 तक कितना कम करना है? कितना करना है 2030 तक गैर जीवाश्म, गैर जीवाश्म ऊर्जा? टारगेट क्या रखा गया 2030 तक कितना कर लेना है हमको? मोदी जी ने बोला है कॉप 26 में 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता जो हम लोग का है कितना कर लेना है? नहीं नहीं, ऊर्जा क्षमता, परसेंटेज नहीं। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता कितना? 2030 तक हम लोग को कर लेना है, लिख लीजिए, आप पूछ देगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये 500 गीगावाट, 500 गीगावाट, हाँ गीगावाट करना है। और कब तक करना है? 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हम लोग डेवलप कर लेना है। गैर जीवाश्म समझ रहे हैं ना? गैर जीवाश्म तो समझ रहे होंगे। हाँ, ये 500 गीगावाट हम लोग कर लेना है 2030 तक। अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ, कि कॉप 26 के अपने नेशनल स्टेटमेंट में मोदी जी ने, कॉप 26 के अपने नेशनल स्टेटमेंट में मोदी जी ने 2030 तक, 2030 तक, 2030 तक अपने आवश्यकता का, अपने आवश्यकता का 2030 तक अपनी आवश्यकता का
ऊर्जा आवश्यकता का कितना प्रतिशत भाग कॉप 26 के अपने नेशनल स्टेटमेंट में भारत को 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का कितना प्रतिशत भाग नवीकरण ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? नवीकरणीय ऊर्जा से 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा से 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पर परसेंट पूछ रहे हैं ना यहाँ पे, परसेंट पूछ रहे हैं, लिख लीजिए 50%। कॉप 26 में इनका है कि हम 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से अपनी जरूरतों का जो है 50% हम करेंगे पूरा। इनका टारगेट है 50%। और क्वेश्चन एक बनाइए आप लोग। 50% लिख लिए, 50%। कॉप 26 में अपने वादे के तहत नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कॉप 26 में अपने वादे के तहत भारत को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है? कब तक प्राप्त करना है? ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि आंसर आप लोग के सामने है 2070 तक। ऑप्शन दे के आप लोग कर सकते हैं कंफ्यूज, इसलिए बनवा रही है क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट बता रहे हैं कि कंफ्यूज मत कीजिएगा। 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेना है। हाँ हाँ, तो देख रहे हैं एकदम जीरो कार्बन उत्सर्जन है ना, सबसे ज्यादा करता हूँ 270 तक। अगला क्वेश्चन लिखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवंबर 2021 में शुरू की गई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आरबीआई द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2021 में शुरू, किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2021 में शुरू की गई रिटेल डायरेक्ट योजना, रिटेल डायरेक्ट योजना किसके द्वारा जारी किया गया है? ये रिटेल डायरेक्ट योजना आरबीआई के द्वारा जारी किया गया। ये भी लिख लीजिएगा, ऑप्शन ये दे सकता है, यही बना के क्वेश्चन डायरेक्ट योजना किसने जारी किया, किसने स्टार्ट किया? आरबीआई। तो क्वेश्चन है कि आरबीआई द्वारा 2021 में शुरू किया गया रिटेल डायरेक्ट योजना, रिटेल डायरेक्ट योजना किससे संबंधित है? ये जो योजना है किससे संबंधित है? संबंधित है। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक कौन जारी किया और किससे संबंधित है। लिख लीजिए कि खुदरा उपभोक्ताओं, खुदरा लोकल कंज्यूमर, खुदरा उपभोक्ताओं द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, खुदरा उपभोक्ताओं द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, यही योजना है, प्रतिभूतियों में निवेश। ये योजना है आरबीआई द्वारा जो शुरू किया रिटेल डायरेक्ट योजना। क्या है ये योजना? ये है खुदरा उपभोक्ताओं द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, ये योजना है। अगला क्वेश्चन बताइए। हाल में शुरू की गई एकीकृत लोकपाल, इसका हम आपको ऑप्शन देंगे। हाल में शुरू की गई एकीकृत लोकपाल योजना
एकीकृत लोकपाल योजना हाल में शुरू की गई एकीकृत लोकपाल योजना किसके द्वारा संचालित एवं नियंत्रित है। एक क्वेश्चन मिला आप लोगों को, सेट तो बना रहे होंगे। नियंत्रित है, एकीकृत लोकपाल योजना किसके द्वारा संचालित और नियंत्रित है। क्वेश्चन सामने है आप लोग के, ऑप्शन ए लिखिए। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, अच्छा क्वेश्चन है ये। संचालित राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त संचालित और नियंत्रित है ना, इसके द्वारा संचालित और नियंत्रित है ये योजना। मुख्य चुनाव आयुक्त कैग द्वारा, कैग समझ रहे हैं ना, कैग द्वारा, संसद द्वारा, संसद भारतीय संसद द्वारा, ये भारतीय संसद की बात हो रही। ई कोई नहीं एक से अधिक। क्वेश्चन देखिए, एकीकृत लोकपाल योजना किसके द्वारा संचालित और नियंत्रित है। आप लोग सामने ऑप्शन भी है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, मुख्य चुनाव आयुक्त, कैग, संसद और कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ई होगा। ये संचालित कौन करता है? बिल्कुल, ये करता है आरबीआई। लेटेस्ट है, इसलिए ये इसका आंसर होगा आरबीआई। हाँ, इसीलिए और टीवी पे आता है, खासकर सारे चैनल पे और दूरदर्शन पे तो ऐसा भी आते रहता है। समझे, टीवी पे ये सब क्वेश्चन पूछ देता है, समझे। घर पे बैठे बैठे कर, और ये जो लोकपाल देख के यहाँ पे आप लोग संसद पे मत चल जाइएगा। ये जो होता है आरबीआई है, नया योजना है एकीकृत लोकपाल योजना, किसके द्वारा संचालित? आरबीआई द्वारा। अब तो बन जाएगा आप लोग से। ये सब क्वेश्चन ये गलत नहीं करना है। अगला लिखिए कि सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सब्जियों के उत्पादन में ऑप्शन नहीं देंगे, बता रहे हैं सब्जियों के उत्पादन में विश्व में। पढ़े आप लोग, सेट बनाए होंगे, पूछता है सब क्वेश्चन। सब्जियों के उत्पादन में दूसरा है चीन। पहला चीन है, दूसरा भारत है। सब्जी के उत्पादन में दूसरा स्थान। आप लोग कुछ फैक्ट पूछेंगे और कुछ फैक्ट बताएंगे। एक पर्सनालिटी से क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, बिपिन रावत से, भारत का पहला सीडीएस। इनका ये बताइए, पहला सीडीएस आप लोग को पता है, पहला सीडीएस है भारत के। इनका जो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ था, किस तरह क्रैश हुआ था? ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, ऑप्शन दे देगा। इनका हेलीकॉप्टर बिपिन रावत, मेन तो मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा तो ये है, यहाँ से क्वेश्चन देगा कि सब पता है बिपिन रावत के बारे में, लेकिन बिपिन रावत में ये पूछ देगा कि हेलीकॉप्टर क्रैश कब हुआ था।
नहीं फैक्ट लिखवाएंगे इसमें, इसलिए देखिए जब हमको पता है कि इस पर्सनालिटी से क्वेश्चन बन सकता है तो इस पर्सनालिटी जो जो क्वेश्चन बन सकता है हाँ सारा लिखवा देंगे। यहाँ से तो फैक्ट बहुत सारा बन जाएगा, बहुत फैक्ट से मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग लिख लीजिए कि 8 दिसंबर 2021 को 8 दिसंबर 2021 को इनका हेलीकॉप्टर क्रैश किया था। हेलीकॉप्टर था वो, हेलीकॉप्टर क्रैश किया था इनका। कहां पे किया था? किस स्टेट में? स्टेट कौन सा था? तमिलनाडु स्टेट में था। लिखिए तमिलनाडु के किस जिले में? नीलगिरी जिले, नीलगिरी जिले, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कन्नूर में, कन्नूर में 8 दिसंबर को किया था क्रैश, नीलगिरी जिले के कन्नूर में। देखिए एक चीज बता रहे हैं आप लोगों को, तैयारी करने का क्या तरीका होता है। आप लोग तो हमेशा तैयारी कीजिएगा, जैसे कि ये जो फैक्ट आया नीलगिरी, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन गया, यहाँ से ज्योग्राफी से बन गया क्वेश्चन। तो वही पहले बोले कि अगर आप लोग करंट अफेयर ठीक से तैयारी कीजिएगा, बीपीएससी के संदर्भ में तो कम, लेकिन यूपीएससी के संदर्भ में आप लोग गांठ मान लीजिए जो हम बात कर रहे हैं। ठीक, आप ही लोग उम्र के लिए गांठ मान लीजिए कि अगर आप लोग का बेसिक क्लियर है, आईएएस का पीटी बीपीएससी की पीटी से मेरे अनुसार इजी है कि अगर आप लोग का कंसेप्ट क्लियर, मतलब आप लोग खासकर एनसीईआरटी टाइप का बेसिक क्लियर है, साल भर का करंट अफेयर आप लोग उसका सारा डायमेंशन खोल के पढ़ लीजिए, जहां से ज्योग्राफी का है या फिर यहाँ से हिस्ट्री निकलता है या फिर यहाँ से पॉलिटिकल साइंस निकलता है, जो भी निकलता है से सारा डायमेंशन खोल के आप एक साल का करंट अफेयर से पढ़ लीजिए, आपका बेसिक क्लियर है तो आपका यूपीएससी का पीटी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या करना है, ज्योग्राफी से बन रहा है क्वेश्चन, नीलगिरी बहुत फेमस है, सब चीजें फेमस है, पर्यावरण से भी रिलेटेड, पर्वत से भी ये रिलेटेड है, यहाँ पे विश्व सूची में नाम भी है, सारा कुछ देख लीजिए, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन जाएगा। करंट के साथ साथ ज्योग्राफी से क्वेश्चन मिल गया। नीलगिरी के कन्नूर जिले में इनकी पत्नी का नाम क्या था और टोटल कितने लोग का मृत्यु हुआ था बताइए? नहीं टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कितने मरे थे उस हेलीकॉप्टर क्रैश में? टोटल टोटल रावत सर को लेके टोटल 14, रावत सर को लेके टोटल 14 मरे थे। हाँ नहीं नहीं, एक तो उसमें 12 सैनिक मरे थे साथ में जो थे, प्लस बिपिन रावत सर थे, और प्लस में एक उनकी वाइफ थी, वो लेके 12 थे वो टोटल। एक बिपिन रावत सर थे और एक उनकी वाइफ थी। वाइफ का नाम क्या था? एक इनकी वाइफ थी। टोटल पूछेगा इस क्रैश में कितने लोग ये हुए, शहीद हुए, हम मरे नहीं बोल सकते हैं, कितने शहीद हुए? तो 12 + 1 एक पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या था? मधुलिका रावत। हाँ पत्नी का नाम था इनका मधुलिका रावत, मधुलिका रावत पत्नी का नाम था मधुलिका रावत। टोटल 14 मरे थे। हाँ हेलीकॉप्टर का नाम बताइए, कौन सा हेलीकॉप्टर से क्रैश हुआ था, नाम लिख। हाँ लिख, अगर सेट में दिया हुआ तो वो गलत दिया है सेट में। लिखिए MI-17V5, MI-17V5, हाँ है ना, MI-17V5, ये हेलीकॉप्टर का नाम पूछ सकता है, MI-17V5। बहुत एडवांस, तब सोचिए कि सीडीएस ही थे तो हेलीकॉप्टर, हाँ हेलीकॉप्टर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रोडे से आएंगे हम, घर आ जाता है ना, दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली फायदा हुआ। MI-75 हेलीकॉप्टर का नाम याद रखिएगा, 75, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 5 है, पंचामृत, पंचामृत। हाँ और लिखिए इससे एक क्वेश्चन हम बनाए हैं,
फैक्ट से हम पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर से, तो न्यूज़पेपर से हम निकाले हैं जो कि बहुत दुर्घटना ये हुआ तो चर्चा का हुआ विषय, बहुत लोग सोचे इसमें षड्यंत्र तो नहीं है, बहुत सारा तरह तरह की बातें हुई थी, तो इन पे जांच कमेटी बैठी थी, जांच कमेटी बैठी थी इन पे। हाँ, तो आप लोग बताइए कि दुर्घटना के कारणों के जांच के लिए ये क्वेश्चन है कि दुर्घटना का, मान लीजिए कि यही क्वेश्चन कर दे, बिपिन रावत पर्सनालिटी से ये क्वेश्चन कर दे कि दुर्घटना के कारणों के जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बैठी थी। हाँ, फैक्ट लिख लीजिए कि दुर्घटना के कारणों के जांच के लिए एयर मार्शल एयर मार्शल एयर मार्शल जो ये बैठी थी, जांच बैठी, लिख लीजिए दुर्घटना के कारणों के जांच के लिए एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में, मानवेंद्र किसकी अध्यक्षता में, मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में, ये अध्यक्षता में ये कर देगा क्वेश्चन, तो आपको याद रखना होगा किसकी अध्यक्षता में, मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में, एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में। नहीं, तीनों सेनाओं की एकीकृत दल का गठन, तीनों सेनाओं की एकीकृत दल का गठन किया गया था। तीनों सेना इसमें शामिल था, तीनों सेनाओं की एकीकृत दल का गठन किया गया था जांच के लिए, इनकी अध्यक्षता में मानवेंद्र सिंह की, नाम याद रखना होगा। हाँ, मानवेंद्र सिंह। किस मंत्रालय ने किया था जांच के लिए? गृह मंत्रालय। जो ये कमेटी बैठाई थी, यहां से ये बन जाएगा क्वेश्चन, ये जो कमेटी बैठा था किस मंत्रालय में बैठा था कमीशन? यहाँ पे ये क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने बैठा था। ए गृह मंत्रालय। ये खतरनाक किसके लिए है? ये खतरनाक उसके लिए है जो बंदा पढ़ता है, जो बंदा तैयारी किया और जो सीरियसली तैयारी किया, जिसको रिजल्ट चाहिए उसके लिए खतरनाक है। जिसको रिजल्ट मतलब नहीं उसके लिए ये क्वेश्चन खतरनाक नहीं है, किसको उसके पास नॉलेज ही नहीं है। वो कंफ्यूज कौन होता है? जो पढ़ता है, जिसके पास ज्यादा नॉलेज है, कंफ्यूजन होती है उसी के पास होती है। जैसे यहाँ पे गृह मंत्रालय दे दिया, यहाँ पे दे दिया रक्षा मंत्रालय। ये जो कमेटी जो बैठा था महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में तीनों सेनाओं की, किस मंत्रालय में बैठाया था? आपको पता है कि मतलब कि ये गृह मंत्रालय का काम क्या, रक्षा मंत्रालय का काम, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, दोनों दे देगा आपको। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं या हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग रिजल्ट डिजर्व करते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम लोग को वही कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, गृह मंत्रालय नहीं होगा, रक्षा मंत्रालय होगा। अगर ये दे दे क्वेश्चन किस मंत्रालय ने इस कमेटी को बैठाया था, तो रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की बैठक में, फैक्ट लिखवा रहे हैं इसका, यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की बैठक में, अंतर सरकारी, यूनेस्को की अंतर सरकारी, यूनेस्को की अंतर सरकारी बैठक पेरिस में हुआ था। जान लीजिए, पूछेगा नहीं वैसे, वो मतलब कि कुछ महत्वपूर्ण ये बैठक नहीं है। अंतर सरकारी मतलब होता है कि इसी के सारे अधिकारी बैठते हैं इसमें। पेरिस में जो पेरिस में हुआ था, जो देखिए कि पेरिस में हुआ था, उसमें भारत के क्वेश्चन ये बन रहा है कि यूनेस्को की अंतर सरकारी बैठक जो पेरिस में हुआ था, उसमें भारत के किस, क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, उसमें भारत के किस उत्सव को, भारत के किस उत्सव को, भारत के किस उत्सव को, लिख लीजिएगा, भारत के किस उत्सव को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, मानवता अमूर्त
सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला। विरासत, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया। मतलब कि ये जो यूनेस्को जो सूची बनाता है, ये सूची बनाता है, इसमें इस उत्सव को शामिल कर लिया गया है। कौन सा उत्सव भारत का शामिल किया गया 21 में? यूनेस्को के अंतर सरकारी जो पेरिस में भारत के किस उत्सव को मानवता के अमूर्त, बंगाल का दुर्गा पूजा भी किया। इस मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को की अंतर सरकारी बैठक जो पेरिस में हुई थी, मानवता की, ये याद, मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में, इस सूची में शामिल किया गया। विरासत की सूची में शामिल किया गया। किस उत्सव को? ये किया गया है कोलकाता के दुर्गा पूजा। बंगाल का दुर्गा पूजा नहीं लिखिएगा। अगर बंगाल का दुर्गा पूजा दे देगा, देखिए आप, अगर यहाँ पे आपको बंगाल का दुर्गा पूजा दे दे, बंगाल का दुर्गा पूजा और यहाँ पे कलकत्ता का दुर्गा पूजा, जैसे कि एक होता है पटना का दुर्गा पूजा, एक बिहार में तो बहुत दुर्गा पूजा होता है ना। जहां तक बंगाल का दुर्गा पूजा, तो बंगाल में तो बहुत दुर्गा पूजा होते हैं हर छोटे टाउन में। लेकिन जो कलकत्ता का दुर्गा पूजा है, इसके बारे में मोदी जी का भी अभी ये बयान आया जब इसको विरासत मिला है कि हर भारतीय को दुर्गा, जो कलकत्ता में जो दुर्गा पूजा होता है उसका अनुभव प्राप्त करना चाहिए। ये कलकत्ता का दुर्गा पूजा होगा। अगला लिखिए क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन मत लिखिए आप, हम ये लिखवा दे रहे हैं। ये समुद्रयान परियोजना क्या है? समुद्रयान, गगनयान सुने होंगे। समुद्रयान जैसे हमारे यहाँ है ना गगनयान परियोजना, ये क्या है गगनयान परियोजना? ये तो हाँ, समुद्रयान परियोजना लिख लीजिए। जैसे कि ये है कि मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना है ना, ये मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना गगनयान परियोजना है, अंतरिक्ष में भेजना। वैसे ही आप लोग हमको ये बताइए कि ये परियोजना क्या है, समुद्रयान परियोजना क्या है? गगनयान तो बहुत पुराना है, लिख लीजिए। समुद्र की अनंत गहराइयों में, समुद्र की अनंत गहराइयों का अध्ययन करने के लिए मनुष्य को, समुद्र की अनंत गहराइयों का अध्ययन करने के लिए मनुष्य को समुद्र में भेजने की योजना है। समुद्र की अनंत गहराइयों को अध्ययन करने के लिए मनुष्य को समुद्र में भेजने की योजना है। जैसे कि ये गगनयान परियोजना में मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है, उसी तरह से मनुष्य को समुद्र में भेजने की योजना है। समुद्र में भेजने की योजना है एकदम बहुत गहराइयों तक, अनंत गहराइयों तक। गहराइयों तक देख लीजिएगा, ये समुद्रयान परियोजना यही है। अगला बताइए क्वेश्चन लिखिए कि सूर्य के वातावरण, सन, सूर्य के वातावरण के बाहरी भाग, सूर्य के वातावरण के बाहरी भाग क्या बोलते हैं? सूर्य के वातावरण के बाहरी भाग क्या बोलते हैं? इसको ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। सूर्य के वातावरण के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। ये भी लिख लीजिएगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। वैसे करंट का एक क्वेश्चन है कि सूर्य के वातावरण के बाहरी भाग के अध्ययन हेतु नासा द्वारा सूर्य के बाहरी भाग के अध्ययन के लिए नासा द्वारा किस यान को प्रक्षेपित किया गया? नासा द्वारा किस यान को प्रक्षेपित
प्रक्षेपित किया गया है। और ये पहला यान है कि अभी पहली बार टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में ये पहला यान है कि जो कि कोरोना के वातावरण को टच किया है। कोरोना के वातावरण जो सूर्य मतलब कि सूर्य के वातावरण का बाहरी भाग मतलब हाँ कोरोना के क्षेत्र के अंदर प्रवेश किया है। ये यान भेजा गया है नासा द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया है। यान का नाम क्या है लिख ले, पार्कर यान। हाँ पार्कर यान ये इसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। क्वेश्चन बन गया है, उल्टा क्वेश्चन बन रहा है नासा द्वारा किसके लिए, सूर्य के वातावरण के बाहरी भाग के लिए। सूर्य के वातावरण के बाहरी भाग को क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं, पार्कर। और एक फैक्ट इसके साथ और लिख लीजिए कि सूर्य के कोरोना को छूने वाला, कि सूर्य के कोरोना को छूने वाला यह मानव निर्मित पहली वस्तु बना। ये जो है मानव निर्मित ही है यान, और ये पहला वस्तु है मानव द्वारा निर्मित पार्कर यान। एक क्वेश्चन बताइए कि भारत, आप लोग को एक क्वेश्चन 2+2 वार्ता हम करा चुके थे, हाँ कराए थे। यहाँ पे क्वेश्चन ये बना है कि भारत के साथ 2+2 वार्ता करने वाला चौथा देश कौन बना। अमेरिका, आप लोग पता होना चाहिए कि अमेरिका पहला देश था। भारत के साथ 2+2 वार्ता करने वाला अमेरिका पहला देश था। दूसरा कौन था, मतलब कि भारत के साथ चौथा देश कौन बना 2+2 वार्ता करने वाला। और भारत के साथ 2+2 वार्ता सिर्फ 4 देशों के साथ ही करता है, यूएसए, जापान और तीसरा आप लोग को पिछला क्लास में करवाए थे फैक्ट, तो आप लोग को यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक करवाए थे ना, ऑस्ट्रेलिया तक करवाए थे ताकि भारत, और आप लोग को बताए थे फैक्ट कि अभी तक भारत चीन के साथ 2+2 वार्ता करता है और चौथा करेगा भाई तो रशिया के साथ संभावना है। रशिया के साथ दिसंबर में हुआ है रशिया। भारत के साथ 2+2 वार्ता करने वाला चौथा देश कौन बना, रशिया। और वर्तमान समय तक ये 4 देश ही हैं जिसके साथ भारत 2+2 की वार्ता करता है। वर्तमान में रशिया बना है। क्वाड में शामिल है, तीनों देश नहीं है, क्वाड में है। रशिया क्वाड नहीं है, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे इंडिया हो जाएगा क्वाड में। हाँ इसी का फैक्ट लिखिए, रूस से फैक्ट लिखिए कि अभी आपको ये रूस के प्रधानमंत्री पुतिन एक दिन के लिए आए थे, जिस दिन है उसी दिन चल गए। उसे पता चलता है कि वर्ल्ड राजनीति में जो शिखर वार्ता होती है भारत और रूस के बीच, जो शिखर वार्ता होती है, मतलब कि आपको इनका दूसरा विदेशी दौरा था। एक दौरा था जो आप लोग बताए थे हम कि अमेरिका के जो बाइडेन के साथ इनका वीयना में जो हुआ था, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग से हम करवाए थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति और आपको ये रूस के राष्ट्रपति के बीच कहाँ पे बैठक हुआ, कहाँ पे, दुनिया वियना में या जिन्हें आप देख लीजिए, जो आप लोग हम कराए थे क्वेश्चन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद सोचिए कि ये जो बाहर निकले पुतिन सिर्फ इंडिया रूस शिखर वार्ता के लिए, जिस दिन है उसी दिन रिटर्न कर गए। तो यहाँ से फैक्ट लिख लीजिए, यहाँ से फैक्ट बनता है, बीपीएससी क्वेश्चन करता है, कुछ फैक्ट लिखिए यहाँ से। एक क्वेश्चन बताइए कि भारत और रूस के बीच जो शिखर वार्ता की शुरुआत हुई है, भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता की शुरुआत कब से हुई है, भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता कब से स्टार्ट हुआ है, शिखर वार्ता। जब बात भारत और रूस की होगी, और आपको दिसंबर 21 में जब रूस के पीएम यहाँ पे आए हैं,
तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन बनेगा? जितना पढ़ाएंगे उतना से क्वेश्चन बनेगा। ये भारत और रूस के शिखर वार्ता स्टार्ट हुआ था 2000 से 2000 से शिखर वार्ता भारत और रूस के बीच शिखर वार्ता हुआ। बस विदेश अपना विदेश नीति वादा होता है, समझौता होता है, उसमें हाई लेवल का प्रधानमंत्री। रसिया, सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री पिछली बार 21 में 20 में मोदी जी गए थे रशिया में, 21 में ये आए और 22 में फिर मोदी जी आएंगे। हर साल होता है। आज बरेली में देखे उनका स्वागत। तो एक लीजिए और यहाँ लिखिए 6 दिसंबर 2021 को पुतिन की भारत यात्रा। 6 दिसंबर इसी में आते 6 दिसंबर 2021 को पुतिन की भारत यात्रा। दोनों देशों के बीच की कौन सी शिखर वार्ता थी? 21वां शिखर वार्ता थी दिसंबर 21 में। दिसंबर 21 में कौन सी वार्ता थी? 21वां वार्ता थी। पुतिन जी आए थे दिल्ली, पुतिन जी आए थे। 22 में प्रधानमंत्री जी जाएंगे हमारे रूस में, 22वां शिखर वार्ता हो जाएगी। 21वां था ये। दोनों देशों के बीच अगला फैक्ट, वार्ता जो आए थे, जो समझौता हुआ इसमें, अगला फैक्ट लिखिए भारत रूस के शिखर वार्ता का, कि दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग को 2021 तक ही था। 10 साल के लिए बढ़ता रहता है, 2021 तक ही था। सैन्य तकनीक सहयोग देखिए कि दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीक सहयोग को 2021 से 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर कितने वर्ष के लिए बढ़ाकर 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर ये सहयोग का सीमा सैन्य तकनीक सहयोग भारत और रशिया के बीच में 2031 तक कर दिया गया। 2031 तक कर दिया गया। 2031 तक कर दिया गया। सैन्य तकनीकी सहयोग 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जो पुतिन जी आए थे अब की बार, उसमें हुआ ये 10 वर्ष आगे बढ़ाकर 2031 तक। और मिट्टी के कोरबा में लिखिए, ये फैक्ट पूछ सकता है कहां पर, जो आगे लिखवाएंगे ये पूछ सकता है कहां पर। अमेठी कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता, यूपी में पड़ता है। यूपी अमेठी के कोरबा, कोरबा एक छत्तीसगढ़ में भी है। हाँ हाँ लिखिए फैक्ट की। हाँ गढ़ में, अमेठी के कोरबा में लिखिए, अमेठी कोरबा 6 लाख से अधिक। अमेठी के कोरबा में फैक्ट लिखिए, पूछेगा तो 6 लाख से अधिक, 6 लाख से अधिक। यहां से एक फैक्ट है जो बन रहा है, पूछ सकता है 6 लाख से अधिक। एक के 203, एक के, ये राइफल है। हाँ एक के 203 राइफल का नाम लिखिए, एक के 203, एक के 203 असॉल्ट राइफल, असॉल्ट राइफल, राइफल है ये, राइफल। ये फैक्ट बन रहा है पीटी में, ऐसा ही फैक्ट आता है। कहाँ पे? कोरबा में। अमेठी 6 लाख से अधिक। राइफल का नाम क्या है? AK 203 असॉल्ट राइफल। असॉल्ट राइफल का निर्माण भारत और रूस की संयुक्त साझेदारी में, जो कि पहले रशिया बनाता था बस को, लेकिन भारत को भी है कि भारत और रूस के अकेले नहीं, भारत और रूस के संयुक्त साझेदारी में बनेगा। संयुक्त साझेदारी में और इसलिए ये फैक्ट हम लिखवा है कि हाँ, इस फैक्ट के साथ एक सबसे ये महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत एकमात्र देश होगा इस राइफल का जो निर्माण होगा ओनली रूस से बाहर, पूरे दुनिया में रूस से बाहर इस राइफल का निर्माण सिर्फ भारत में होगा और कहीं नहीं।
अमेरिका के देखिए, रसिया के साथ बहुत से देश के अच्छे रिलेशन है, चाइना के साथ भी है, बहुत देश साथ है, लेकिन रसिया ये जो टेक्नोलॉजी, देखिए कोई कहीं निर्माण क्यों नहीं करता है, उसके पीछे क्या कारण होता है, मेन टेक्नोलॉजी होता है, कोई अपना टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता इसलिए, लेकिन ये निर्माण सिर्फ रसिया करता है। लेकिन भारत पे इतना भरोसा है उसको, या भारत के साथ इतना मतलब कि गहरा संबंध, मतलब भरोसे का संबंध है कि ये सिर्फ भारत एकमात्र देश है, रूस के बाहर ये राइफल का निर्माण करने वाला एकमात्र देश भारत है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला लिखिए क्वेश्चन कि नासा द्वारा अब तक के सबसे बड़े शक्तिशाली टेलीस्कोप किसके द्वारा किया गया, सबसे बड़े शक्तिशाली टेलीस्कोप का चाइना द्वारा नहीं, अभी क्या है, नासा द्वारा। पूछ देगा किसके द्वारा, नासा द्वारा। क्वेश्चन लिखिए, नासा द्वारा अब तक के सबसे बड़े शक्तिशाली टेलीस्कोप का प्रक्षेपण 25 दिसंबर 2021 को किया गया। डेट याद रखिएगा, 25 दिसंबर क्या 2021 को नासा द्वारा 25 दिसंबर 2021 को अब तक के सबसे बड़े शक्तिशाली टेलीस्कोप का प्रक्षेपण 25 दिसंबर 2021 कहां से किया गया। आईएएस में पूछा था क्वेश्चन, एक प्रक्षेपण पूछ दिया कि कहां से किया गया, फ्रेंच गुयाना। सारा फैक्ट याद रखिएगा जो भी बना दे, और ये सारा फैक्ट क्वेश्चन फॉर नहीं है कि नासा द्वारा अब तक के सबसे बड़े शक्तिशाली टेलीस्कोप का प्रक्षेपण 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुयाना के जगह का नाम फ्रेंच गुयाना से जगह का नाम है फ्रेंच गुयाना से एरियन स्पेस के एरियन 5 द्वारा एरियन स्पेस से एरियन 5 द्वारा किया गया। उसका नाम क्या है टेलीस्कोप का मेन वो नाम क्या है जो कि नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ये बनाया गया 25 अक्टूबर को फ्रेंच गुयाना से किया है, एरियन रॉकेट से किया है, एरियन 5 रॉकेट से किया है। उस टेलीस्कोप का नाम क्या है, ये क्वेश्चन है कि उस टेलीस्कोप का नाम क्या है जो कि विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है और सबसे शक्तिशाली। लिखिए जेम्स वेब, पढ़े होंगे आप लोग ये, हाँ लिख दे रहे हैं कि क्वेश्चन आप लोग को सेट में मेरे ख्याल से मिलना चाहिए, मिला है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप ये होगा, इसका नाम ये जेम्स वेब टेलीस्कोप। एरियन 5 रॉकेट से किया गया है, फ्रेंच गुयाना से किया गया, 25 दिसंबर 21 को किया गया है, नासा द्वारा किया गया। ये सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन से 5 फैक्टर बन गया। अगला क्वेश्चन लिखिए, फोर्स तो आप लोग को हम वैसे पिछले बारे में पता है, तो फोर्स के बारे में, फोर्स क्या है, FORBES, यहाँ से क्वेश्चन ये बनाते कि ये नहीं, कौन सी पत्रिका है ये फोर्स, कैसी पत्रिका है, साहित्यिक पत्रिका है, वाणिज्यिक पत्रिका है, वाणिज्यिक पत्रिका है, हाँ कमर्शियल मैगजीन है, ये क्या है, वाणिज्यिक पत्रिका है। ठीक है, यहाँ से लिखिए क्वेश्चन, फोर्स कहाँ का पत्रिका है, अमेरिका का, हाँ USA का पत्रिका है। और यहाँ पे आप लोग को ये 20 की सर्वाधिक 100 महिलाओं की सूची जारी किया है, 20 की सर्वाधिक 100 महिलाओं की शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली, 20 की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची जारी की है। 2021 का है, 2021 सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक, ये आप लोग का 20 का, वो पिछला क्लास में 20 का कराए थे शक्तिशाली महिला, ये आंकड़ा 21 का है। आप लोग को संभावना है कि आप लोग को ये आंकड़ा 20 का भी कर दे,
20 का भी ये निकाला था, कराए थे, आप लोग को याद है? भारत की कितनी महिला थे 20 में? भारत कितनी महिला थी? 3 थी। कौन कौन थी? पहला नहीं, ममता बनर्जी नहीं थी, वो वाणिज्यिक पत्रिका में वो थी। देखिए ममता बनर्जी जो है वो टाइम्स पत्रिका जो कराया था ना, जो कि मोदी की पार्टी, वो थी। ये 20 की शक्तिशाली महिला बता रहे हैं आप लोग को। 21 का पहले आंकड़ा ये लिख लीजिए, जो 20 का करा दिए थे 20 को भी आपको रिमाइंड करा देंगे। 21 का लिखिए आंकड़ा। क्वेश्चन ये बनेगा यहाँ पे कि इनमें 100 महिलाओं में भारत की कितनी महिलाएं हैं? 20 में 3 थी, 20 में 3 थी, लिखवा दें। 21 में कितनी महिलाएं हैं? 4। फोर्ब्स की बड़ी जो 2021 की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं में भारत की कितनी महिलाएं हैं? भारत की 4 महिलाएं हैं। भारत की 4 महिलाएं हैं। कौन कौन? नाम लिखिए। निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन कौन है ये? भारत की वित्त मंत्री। इनका 20 में रैंकिंग क्या है? 21 में 33वां है। इसमें निर्मला सीतारमन है। दूसरा है रोशनी राडाल मल्होत्रा। रोशनी राडार मल्होत्रा। ये कौन है? आईटी क्षेत्र की जो एचसीएल कंपनी है, नाम सुने हैं ना? सीईओ है। तीसरा में क्या? हाँ, रैंकिंग, इनका रैंकिंग लिख लीजिए। इनका रैंकिंग है 42 है। तीसरा में लिखिए किरण मजुमदार शो। तीसरा में है किरण मजुमदार शो, लिख लीजिए। तीसरा है किरण मजुमदार शो। रैंकिंग लिख लीजिए इनका। हाँ, SHAW शाह। इनका रैंकिंग है 72। एक बार इनसे बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन। बीपीएससी में इन्हीं से पूछा है क्वेश्चन की इनके कंपनी का नाम ये पूछ लिया था इनका। और ये शायद आप लोग को हम लिखवाए थे पिछली बार, यही डिस्कशन करके जिससे पूछा क्वेश्चन और पूछता क्वेश्चन नहीं, लिख लीजिए। बायोकॉन का नाम सुने? बायोकॉन, बायोकॉन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, लिख लीजिए। बायोकॉन की ये आपको चेयरपर्सन है। बायोकॉन की चेयरपर्सन है। हाँ, बेंगलुरु में है। छोटा कीजिए इसको। चलिए ठीक। बायोकॉन लिख लिए? ये बायोकॉन ये है, बायोकॉन सीईओ है इसकी। बेंगलुरु में है कंपनी। चौथा कौन है? 2021 में 4 है। चौथा कौन है? फागुनी नायर। फागुनी। चौथा में फागुनी नायर। फागुनी नायर है ये। इनका रैंक लिख लीजिए 88। 88वां है फागुनी नायर का। नायका कंपनी के संस्थापक है। नायका कंपनी का नाम लिख लीजिए। नहीं, नायका नायका कंपनी के संस्थापक और किससे रिलेटेड कंपनी है नायका? अब नाइक पूछ लिया तो बताया कि ये सौंदर्य से रिलेटेड है। हाँ,
सौंदर्य प्रसाधन से। अब आप लोग को ये निर्मला सीतारमण जो है, निर्मला सीतारमण लगातार 3 वर्ष से है। और एक बात और, ये जो तीनों थी, ये तीनों 2020 में थी। 2020 में कितनी महिलाएं थी? भारत से 3 महिलाएं थी। भारत से 2020 में 3 महिलाएं थी और ये तीनों थी निर्मला शक्ति रमन, रोशनी लडार और किरण मलहोत्रा। रैंकिंग सेम, मतलब कि वो रैंकिंग नहीं लेकिन नंबरिंग सेम था, ये था। और 2021 में ये बढ़ गई फाल्गुनी ने। अगर पूछे तो फिलहाल 4 हैं। क्या रैंकिंग तो है ना 35। और निर्मला सीतारमण ये लगातार 3 वर्ष से है इस सूची में। रोशनी लडार का के बारे में भी लिखिए फैक्ट कि ये जो है लगातार 4 साल से है। हाँ, लगातार 4 साल से है ये इस सूची में। और ये जो है लगातार 8 साल से है। 8 साल से ये और पहला नंबर में कौन है? विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला। विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला कौन है 2021 में? लिखिए, मैकेंजी स्कॉट। मैकेंजी स्कॉट। पहली महिला है मैकेंजी स्कॉट। कहाँ की है ये कहाँ की है? यूएसए। इनके बारे में कुछ पता है? इनका तलाक बहुत ही चर्चित रहा था। मैकेंजी स्कॉट जो है ये विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला 2021 में। और 2 साल पहले ये पर्सनालिटी बहुत ही चर्चा में थी। मैकेंजी स्कॉट बहुत ही चर्चा में थी और तलाक से लेकर चर्चा में थी। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जेफ बेजोस जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, आधा इनको दिया, इनको मतलब कि 50% प्रॉपर्टी दे के तलाक लेना पड़ा। इनकी पूर्व पत्नी है ये जेफ बेजोस की। हाँ, बेजोस की सबसे इनकी पूर्व पत्नी है, तलाक हो चुका है। अमेज़न के फाउंडर जो है सबसे अमीर, सोचिए, मैकेंजी स्कॉट। सुप्रीम कोर्ट में भेजी है। और प्रोफेशन क्या है इनका प्रोफेशन पूछ दे तो जो विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला है 2021 में, इनका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन पूछ देगा। लेखन इनका प्रोफेशन है, लेखन। दूसरा नंबर बताइए। पहला है वो मैकेंजी स्कॉट, दूसरा कौन है? कमला हैरिस। 2020 में पहली थी कमला हैरिस, ये दूसरी थी। यहां से एक बताइए क्वेश्चन। कमला हैरिस, यहीं से क्वेश्चन बना रहे हैं, आप लोग बताइए। कमला हैरिस जो कि विश्व की दूसरी सबसे शक्तिशाली महिला है, ये कहाँ की है? भारत, जमैका, भारत, जमैका। चलिए कुछ भी लिख लीजिए, रूस, जापान। ये एक से अधिक या कोई नहीं, एक से अधिक या कोई नहीं। ठीक, आप लोग ये बताइए कि ये जो दूसरे नंबर की शक्तिशाली महिला विश्व की, ये कहाँ की, किस देश की महिला है? किस देश की महिला है? कोई क्वेश्चन, ये टिक लगाइए, कौन सा आंसर होगा? आप लोग से ये इसलिए क्वेश्चन पूछे हैं हम कि आप लोग से हमारा इमोशनली टच है, हमारे बच्चे हैं आप लोग, ठीक है, हमारे स्टूडेंट है आप लोग, इसलिए पूछे कि देखिए ये क्वेश्चन पूछे या मत पूछे। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ये सब क्वेश्चन जब आप लोग यहाँ पे गलत बना रहे हैं तो आप लोग श्योर एग्जामिनेशन में तो
बहुत टफ क्वेश्चन होगा, नो डाउट ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। कमला देखिए क्वेश्चन कितना इजी, क्वेश्चन कैसे टफ बनता है, इजी क्वेश्चन कैसे टफ बन गया। और इसी हमको आपको बोले ना कि आप लोग को हम पढ़ा नहीं रहे, आप लोग पढ़ रहे हैं अपने से, यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं। तैयारी करने का मेन तरीका ये होता है, कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाता है। भले कोचिंग में कोई पढ़ाया, बोले कि पढ़ा के बच्चा पढ़ा, नहीं, ये बच्चा जो सामने बैठा हुआ है ये बच्चा खुद ब्रिलियंट है, खुद पढ़ के आया है, घर पे 10-10 घंटा पढ़ता है तब आके कोचिंग बैठा है। हम पढ़ाते नहीं इसको, हम इसको तैयारी करवाते हैं, हम इसको सिखाते हैं। ये क्वेश्चन इजी पूछने का मेरा मतलब यही था कि इसका आंसर होगा ई। कमला हैरिस कहाँ की है, कहाँ, अरे अमेरिकन है, यूएसए की है, यूएसए की है, भारतीय थोड़े हैं, भारतीय मूल की है, भारतीय थोड़े ही है। क्या क्वेश्चन पूछे कि ये कहाँ के नागरिक है, मेरा क्वेश्चन है यूएसए की है, भारतीय। हम ये क्वेश्चन थोड़ा कमला किस मूल की, क्या भारतीय मूल। देखिए भारतीय अगर मूल का पूछे तो एक क्वेश्चन और आप लोग हम कराए थे कि जमैकन भारतीय है, केनियाई नहीं है। देखिए यहाँ पे केनियाई दे देगा तो ये गलत हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, जमैकन भारतीय है। और कहाँ की नागरिक नहीं, कहाँ की नागरिक पूछ देगा, यूएसए की है ये, इसका आंसर ई होगा। हाँ बस इसका आंसर ई होगा। दूसरे नंबर की वो है शक्तिशाली, और तीसरे नंबर की कौन है, 5 लिखवा देंगे। तीसरे नंबर की कौन है, क्रिस्टीना लेगार्ड। क्रिस्टीन लेगार्ड बहुत ही शक्तिशाली महिला है, हमेशा रहती है ये लिस्ट में। क्रिस्टीन लेगार्ड कहाँ की है ये, पिछले बार भी जब 2020 आप लोग कराए थे तो हम आपसे हम बताए थे कि कहाँ की है। क्रिस्टीन लेगार्ड कहाँ की है, ये फ्रांस की है, और फ्रांस की है ये क्रिस्टीन लेगार्ड। और ये वर्तमान किस पोस्ट पे है क्रिस्टीन लेगार्ड, हाँ अब नहीं है, यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष हैं। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष कौन है, इसलिए कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक, यूरोपीय केंद्रीय बैंक का अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष यही है, क्रिस्टीन लेगार्डी है, जो कि फ्रांसीसी से फ्रांस की है, यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष है। चौथा नंबर पर कौन है, लिख लीजिए, मैरी बारा, मैरी बारा, मैरी बारा, मैरी बारा कहाँ की है, बारा यूएसए की है, अमेरिका की है मैरी बारा, लिख लीजिए। और क्या है ये, आप लोग ये जनरल मोटर्स का नाम सुने होंगे, जनरल मोटर्स, जनरल मोटर्स की सीईओ है ये, जनरल मोटर्स, मोटर्स ये सीईओ है। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि जनरल मोटर्स की सीईओ कौन है, मैरी बारा, जनरल मोटर्स की सीईओ कौन है, मैरी बारा है, बारा बारा BARA, BARA। और 5वां नंबर पे हमारी आपकी सबके प्रिय, 5वां नंबर पे हमारी आपकी सबके प्रिय हैं मेलिंडा गेट्स, मेलिंडा गेट्स। ये भी आप लोग, हमको दुख हुआ बिल गेट्स के साथ इनका तलाक हो गया, हाँ मेलिंडा गेट्स तो फिर ये मेलिंडा गेट्स, मेलिंडा गेट्स को इसलिए कि ये मतलब एनजीओ के क्षेत्र में बहुत ही पॉपुलर है, बच्चों के क्षेत्र में एजुकेशन के लिए, हाँ सर सारा हो गया इनके नाम से, हाँ पटना में भी आती रहती हैं, बिल मेलिंडा जो फाउंडेशन है ना। लेकिन ये है कि अभी भी ये तलाक हो गया दोनों का, लेकिन दोनों इस संस्था में साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इस संस्था में दोनों भी साथ हैं और साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये मैच्योरिटी बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है,
ये बताइए कि जर्मनी का चांसलर का नाम बताइए। हाँ, ये क्वेश्चन इसलिए ये बनता है कि अभी यहाँ पे ये चेंज हुए हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। ओलाफ सोल्ज। ओलाफ सोल्ज आपको तो नाम भी आता है तो बन जाता, पता बन जाता, बना देता। जर्मनी का चांसलर यहाँ पे भारत से अच्छा रिलेशन है, ये चेंज हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 16 साल से यहाँ पे थी, 16 साल तक लगातार कौन रही थी? एंजेला मर्केल। इनसे पहले जर्मनी रैंक नहीं पूछेगा, रैंक मत दिया। देखिए कचरा मत भरी दिमाग में ज्यादा। और इसलिए ये है कि हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, और खासकर मतलब 16 साल तक जो एंजेला मर्केल थी उनका जगह नहीं। ये मर्केल के ये चलते ये क्वेश्चन मतलब बन जा रहा है। 16 साल तक थी वहां पे चांसलर एंजेला मर्केल। और सोल्ज 2005 से 2021 तक थी। एंजेला मर्केल जो थी 2005 से 2021 तक लगातार रही। तो जर्मनी का चांसलर बन गए ओलाफ सोल्ज। हाँ, सोल्ज ओलाफ सोल्ज। 16 साल तक कौन थी? एंजेला मर्केल थी 2005 से 2021 तक। वहां पे अभी 16 साल के बाद नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। ऐसा पहला यूरोपीय कंट्री, जब सोचिए 16 साल के बाद वहां नेतृत्व का परिवर्तन हुआ है। और चांसलर बोला जाता है जो वहां का सबसे शक्तिशाली होता है। जर्मनी का नीतीश कुमार बोल सकते हैं आप लोग। जर्मनी की नीतीश कुमार थी वो। मिस यूनिवर्स 2021 कौन है? मिस यूनिवर्स 2021 पूछता है क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स 2021 कौन है? हरनाज संधू। हाँ, सब सारा हरनाज संधू। और कहाँ की है ये हरनाज संधू कहाँ की है? हरियाणा, चंडीगढ़ की है। और ये कौन सी है? नंबरिंग कौन इनका है? कितने नंबर की? भारत की तीसरी पर्सनालिटी है जो जिनको मिस यूनिवर्स मिला है। पहला कौन है? दूसरा कौन है? सुष्मिता सेन। और फिर कौन है? लारा दत्ता। देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, बता नहीं सकते, देख लीजिएगा उसको। पूछता नहीं विनिंग प्राइज वगैरह। ठीक। सुष्मिता सेन कब बनी थी? ये कब बनी थी सुष्मिता सेन? और ये लारा दत्ता 2002 में। 2000 करोड़ डॉलर में है। हाँ, वहां पे जो प्राइज मिलता है रुपया में नहीं मिलेगा, डॉलर में मिलता है। ये तीसरे नंबर की हैं। और यहाँ पे देखिए, ये तो क्वेश्चन मालिया रट्टा एक बार ऐसा भी ये पूछा है क्वेश्चन, हम बना नहीं रहे हैं, ये पूछा है क्वेश्चन। आयोजन स्थल कहाँ था इसका? आयोजन स्थल कहाँ पे हुआ था ये प्रतियोगिता? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं। आयोजन स्थल हमेशा पूछा है। नहीं, 2002 में जीती थी लारा दत्ता। सुष्मिता सेन जीती थी 94 में, 1994 में। ये जीती थी 2002 में, ये जीती है 2021 में। और आयोजन स्थल कहाँ पे था? पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आयोजन स्थल इलेट शहर, इलेट शहर ये कहाँ पे है?
ये पूछ दे क्वेश्चन, इलेट सर कहाँ पे है? आयोजन इसका इलेट में हुआ था। इलेट सर कहाँ पे है? इजराइल में हुआ था। देश पूछ तो किस देश में हुआ था? इजराइल में। ये जो प्रतियोगिता थी इजराइल में हुआ था, मिस यूनिवर्स 2021। नहीं देखिए, प्रभाव पड़ता है सब चीजों का, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है कि आपका किस देश के साथ कैसा रिलेशन है, उसे प्रभाव पड़ता है। जैसे देखिए 2000 अभी देख रहे हैं कि मिस वर्ल्ड बहुत भारतीय बन रही है, ज्यादातर बनी। रीता फारिया सबसे पहली थी। रीता फारिया के 40 क्या होता है, जैसे यूएस के साथ रिलेशन सुधरा, तो इन सब चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये सब फैक्ट है। लेकिन हाँ, इन सब चीजों को हम सार्वजनिक तौर से लिख नहीं सकते हैं, मेंस की कॉपी में बोल नहीं सकते हैं। हाँ, लेकिन ये सच्चाई ये है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि आपको जिस देश से अच्छा रिलेशन होता है, आप जैसे वैश्विक महाशक्ति बनने लगते हैं, तो आपके पुरस्कारों की संख्या बढ़ने लगेगी। आप देखिएगा कि आप जैसे महाशक्ति बन जाइएगा ना, तो आपके यहाँ के लोग को नोबेल पुरस्कार मिलने लगेगा। नोबेल पुरस्कार किसको मिला? भारतीय को। अभी नहीं मिलता है साइंस क्षेत्र में, लेकिन अंतरिक्ष के क्षेत्र में। लेकिन आप जैसे विश्व शक्तिशाली बनिएगा, भारतीयों को मिलने लगेगा। तो ये सब, हाँ, ये सब सच्चाई है। हाँ, कुछ नहीं, ये सब मायने रखता है। हाँ, ये सब अपने मेन, ये सब चीज अपने मेंस की कॉपी में हम नहीं डालेंगे, लेकिन अपना कंसेप्ट क्लियर रखेंगे कैसे होता है। बोले ना, मायने रखता है पॉलिटिकल रिलेशन। आगे बढ़ाया जाए ना, क्लास को पढ़ाते हैं, इसलिए कि ये क्लास 4 तक चलेगा, 4 तक ही चलेगा ना। तो 4 तक सोचते हैं कि भले 2.5 घंटा हो जाए, 3 घंटा हो जाए, लेकिन 4 तक सारा आप लोग का मार्च तक फैक्ट खत्म हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखिए, और ज्ञानपीठ 56वां ज्ञानपीठ 15-20 मिनट पढ़ा देते हैं। हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में आप लोग को ये भी होना चाहिए पता। एक बात पहले लिखिए कि ज्ञानपीठ 56वां पहले लिखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां 56 2020 का 2 मिला भी, तो ये अभी 56वां और 57वां मिला है, 2 में 2000 ये 2021 का 56वां लिखे किसको मिला है? नीलमणि फुकन। 56वां किसको मिला है? नीलमणि फुकन, नीलमणि फुकन को मिला है 56वां 2020 में, नीलमणि फुकन को मिला है। यहां से क्वेश्चन ये बन जाएगा कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस, एक क्वेश्चन तो बन गया, ये बनेगा कि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा को मिला? किस भाषा को? असमिया कथाकार है ये। नीलमणि फुकन जो है असमिया कथाकार है। किस भाषा को मिला है? असमिया को। ये 56वां की बात कर रहे हैं। ये बता रहे हैं, देखिए ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र का सबसे, पूछे कि ये भी करते क्वेश्चन कि साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये 56वां और 57वां किसको मिला है? 57वां लिखिए 2021 में, नाम लिखिए। 57वां मिला है आपको दामोदर माउजो। दामोदर माउजो संतावना किस भाषा के लिए मिला? दामोदर माउजो। ये पूछे क्वेश्चन की संतावना 2021 57वां 2021 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? दामोदर माउजो को। किस भाषा को मिला है? या ये देखिए 2021 दामोदर माउजो को ही ये भी नाम भी दे दे
या इनका ये नाम भी दे दे, किस भाषा के लिए मिला है? इनको मिला है कोंकणी भाषा। पैसों में कोंकणी, ये कोंकणी पैसों से शामिल है ना। और ज्ञानपीठ पुरस्कार उसको मिलता है कि कोंकणी, कोंकणी गोवा महाराष्ट्र, गोवा महाराष्ट्र कोंकणी, कोंकणी कौन होगा ये? कोंकणी, कोंकणी है ये, ठीक। और ये साहित्य के क्षेत्र का ये सर्वो समान है, पूछ देगा तो कोंकणी दामोदर पाउजो को, माउजो को। अगर यहाँ से क्वेश्चन ये जैसे कि मान लीजिए कि ज्ञानपीठ हम पढ़ रहे हैं, पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी जब ज्ञानपीठ पढ़ रहे हैं तो ये तो 57 है, साफ नहीं जाना है, करेंट जाना। हाँ, लेकिन पहला हमको पता होना चाहिए, पहला ज्ञानपीठ किससे मिला था? पिछले क्लास में आप लोग को हम बताए थे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, बताया था आप लोगों को पहला क्लास में, याद है? क्या नाम था उनका? पहला ज्ञान पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप। और एक चीज यहाँ पे और था कि बताया था कि ये पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए मिला था? किस भाषा के लिए? किस भाषा के लिए? या फिर पूछेगा कि पहला ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए मिला था? मलयालम, मलयालम, मलयालम के लिए मिला था, मलयालम। अगला क्वेश्चन लिखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का कौन सा सर्वोच्च दिसंबर 2021 में देने की घोषणा हुई? भूटान का सर्वोच्च सम्मान, हाँ, ऑर्डर ऑफ द सर्वोच्च सम्मान वहां पे ऑर्डर ऑफ द ड्रूक, DRUK, ड्रूक, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक। एक और वर्ड लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो, ड्रूक DRUK, ड्रूक ग्याल्पो। ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक DRUK, ड्रूक ग्याल्पो होगा, ग्याल्पो, ड्रूक ग्याल्पो। ये कहां का सर्वोच्च सम्मान है? ये कहां का सर्वोच्च सम्मान है? भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, विदेशियों के लिए सर्वोच्च सम्मान है, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। नरेंद्र क्या नहीं लिखिए कि क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोले हम? क्वेश्चन आप लिखे देखिए कि पीएम नरेंद्र मोदी को भूटान का कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिसंबर 2021 में देने की घोषणा हुई है? दिसंबर 2, हाँ, ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। ये भी लिख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा। वही तो है, उसको कैसे मानिएगा? जो मान भूटान के जो उसमें दिया है आप उसको मानिएगा? नहीं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो भूटान के जो साइट पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो। हाँ, ये सर्वोच्च सम्मान उनको 21 में देने की घोषणा हुई है, और 2020 में, हाँ
2020 में यूएसए कौन दिया है? यूएसए कौन दिया है मोदी जी को? लीजन ऑफ मेरिट, लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका दिया है 2020 में। नरेंद्र मोदी जी को 2020 में दिया गया है लीजन ऑफ द मेरिट, लिख लीजिएगा लीजन ऑफ द मेरिट। ये तो आप लोग है, ये ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो, भूटान का सर्व कौन? अमेरिका का, लिख लीजिए 2020 में दिया गया है लीजन ऑफ मेरिट, लीजन 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 एली, हाँ मेरिट, लीजन ऑफ मेरिट 2020 में यूएस द्वारा दिया गया था मोदी जी को, लीजन ऑफ मेरिट। क्या? मेरिट कहां का पुरस्कार है? ये अमेरिका का पुरस्कार है, लीजन ऑफ मेरिट। दो 2020 में मिला था। नहीं, ये क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए लिखवाए हैं। आप लोग भूटान का भी याद कर लीजिएगा और इनका भी, यूएसए का भी। वो इसलिए कि देखिए वहां के बीपीएससी मानेगा तो भूटान के साइट पे क्या दिया है वो मानेगा। हाँ कोई भी, यही ऑर्डर ऑफ दी गाल को मेरा भूटान का सर्वोच्च है। हाँ अगला लिखिए क्वेश्चन कि टाइम पत्रिका ने 2021 में, टाइम पत्रिका ने 2021 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? हाँ 20 लिखवाए थे। टाइम पत्रिका 2021, हाँ टाइम पत्रिका ने 2021 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? एलन मास्क को किया। बिल्कुल एलन मास्क। और आप लोग को 21 का है, 20 में क्या करवाए थे? 20 में टाइम पत्रिका किसको दिया था पर्सन ऑफ द ईयर? ये भी पूछ सकता है। 20 में दिया था जो बाइडेन को और कमला हैरिस को दिया था। ठीक, ये 20 में दिया था, 21 में इनको दिया है 2021 में एलन मास्क को। बड़ी चर्चा में अभी, ये ट्विटर को भी ये कर रहे हैं, खरीद लिए। गेम से एक क्वेश्चन आप लोग को और करवाते हैं, लास्ट क्वेश्चन। देखिए जब टेनिस से करवाए क्वेश्चन, टेनिस क्या होता है, एक साल का जब टेनिस खत्म हो जाए टेनिस गेम, तो पूरे साल के प्रदर्शन के आधार पर एटीपी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक ना, मतलब हाँ कि वो साल का पुरुष का और महिला का, वो लिख लीजिए कि टेनिस का एटीपी पुरस्कार 2021, टेनिस का एटीपी पुरस्कार 2021। ऐसे ही क्वेश्चन करता है एटीपी करके, टेनिस का एटीपी, मतलब कि 2021 का ये जो पुरस्कार होता है साल भर के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। पुरुष में किसको दिया गया है? नोवाक कहाँ के हैं ये? नोवाक जोकोविच को दिया गया है। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं, ये पुरस्कार इनको 7वीं बार मिला है। ये पुरस्कार इनको 7वीं बार मिला है। महिला में किनको मिला है? एस्ले बार्टी, लिख लीजिए। महिला में एस्ले बार्टी को मिला है, एस्ले, हाँ पहली बार एस्ले बार्टी को मिला है। ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की।
पूछ सकता है किस देश की महिला को मिला है, ऑस्ट्रेलिया के किस देश के पुरुष को मिला है, सर्बिया, इनको पहली बार मिला है और इनको 7वीं बार मिला है। इसलिए सही बोल रहे हो, ओसाका करके से ओसाका, हाँ नोआमी ओसाका जापान की है, वो बहुत अच्छी प्लेयर भी है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी। क्लास खत्म किया जाए।